हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो हमारे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी हमने अर्थमेटिक के ही मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक से किस टॉपिक पे बेस्ड है, तो बोट एंड स्ट्रीम। A boat travel upstream from P to Q and downstream from Q to P in 3 hours if the speed of boat in still water is 9 km per hour and the velocity of stream is 3 km per hour. Then what is the distance from P to Q? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमारे पास एक बोट है जो P से लेके Q तक की जर्नी कवर करती है एंड देन Q से P वापस आती है। ठीक है, अगर वो बोट P से Q जा रही है, जाते वक्त उसकी जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, तो वापसी में जो स्पीड होगी वो अपस्ट्रीम होगी, और यही जस्ट रिवर्स हो सकता है। अगर वो P से Q जा रही है, उसकी स्पीड अपस्ट्रीम है, तो वापसी में क्या होगी, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में होगी, जाहिर सी बात है। अब हमें यहाँ से P से Q की डिस्टेंस फाइंड करनी है। आने और जाने में जो टोटल टाइम है ना, वो हमें गिवन है। तो टोटल टाइम हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, आने और जाने में जो टोटल टाइम इज 3 आवर्स। पॉइंट समझना, मैं कहती हूँ कि टोटल टाइम जो है वो 3 आवर्स हमें गिवन है, पर टोटल टाइम होगा किसके इक्विवेलेंट, तो टोटल टाइम हमारा जो होगा जाने में उससे अगर फॉर एग्जांपल T1 टाइम लग रहा है और वापसी में उसको जो टाइम लग रहा है T2 लग रहा है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट आने और जाने का जो टाइम है उसे ही टोटल टाइम कहा गया है। जाते वक्त उसे T1 टाइम लग रहा है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, और वापसी में T2। ठीक है, T1 की वैल्यू अगर हम कहें तो T1 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, यानी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड अगर हम बात करें तो एक तरफ स्पीड डाउनस्ट्रीम होगी और एक तरफ अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड की अगर मैं बात करती हूँ तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। सिमिलर डाउनस्ट्रीम स्पीड भी हम फाइंड कर सकते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो सॉरी प्लस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, रिवर्स होता है ना, प्लस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 + 3 इज 12 किलोमीटर पर। ठीक है, अब देखिए P से Q की जो डिस्टेंस है ना, हम वो x मान लेते हैं, या आप d भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, हम डिस्टेंस d ही ले लेते हैं। टाइम इक्विवेलेंट क्या है, तो टाइम बराबर आपके पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है। तो डिस्टेंस हमने d मानी है, जाते वक्त जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम ले रहे हैं, तो कितनी होगी, 6। वापसी में जो स्पीड है वो कितनी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, 12, और टोटल टाइम हमें गिवन है 3 आवर्स। और सेम यूनिट होनी चाहिए, ये किलोमीटर पर आवर में और ये टाइम आपका आवर्स में। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, टेक एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा रही हूँ, तो ये आएगा आपके पास 12d प्लस में 6d अपॉन में 6 इंटू में 12, और किसके इक्विवेलेंट है, 3 के। अब पॉइंट समझना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यू जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 18d। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में 6 इंटू में 12। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो d की वैल्यू आपके पास आएगी 3 इंटू में 6 इंटू में 12 अपॉन में 18। अब इस कैलकुलेशन को समझना, ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब लास्ट स्टेप जो बना है ना, वहां से हम एक्चुअल में शॉर्ट मेथड समझेंगे। वो क्या है, ये आपके पास क्या है, टोटल टाइम। ये क्या था आपके पास, टोटल टाइम। 6 अगर मैं कहूं तो क्या थी, जाते वक्त की स्पीड यानी S1। 12 आपके पास क्या था, वापसी की स्पीड यानी S2। और 18 आपके पास क्या है, तो S1 + S2। तो यहां से कंक्लूजन क्या आता है, जब हमारे पास सेम डिस्टेंस की बात होती है और आने और जाने की बात होती है ना, तो वहां पे हमारे पास डिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है टोटल टाइम इनटू में जाते वक्त की स्पीड S1, वापसी की स्पीड S2 अपॉन में S1 + S2। पॉइंट समझना, यहाँ पे टोटल टाइम है तो स्पीड का एडिशन। यही अगर हमें कहा जाता जाने और आने में जो टाइम डिफरेंस गिवन है, अगर टाइम डिफरेंस दिया होता तो स्पीड का डिफरेंस हो जाता।
अगर टाइम डिफरेंस दिया है, आने और जाने में जो टाइम लग रहा है उसका डिफरेंस इतना है, तो स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमारा आंसर, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 6 से ये 6 3 18, 18 से 18 कैंसिल, तो डिस्टेंस की वैल्यू इज 12 किलोमीटर। ठीक है, P से Q तक की डिस्टेंस पूछी थी तो आंसर इज 12। अगर हमसे ये पूछा जाता पूरी जर्नी में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है तो 12 टू जा 24 किलोमीटर, तो आंसर 24 होता, पर अभी आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, two worker A and B working together completed a job in 5 days. If A worked twice efficiently and as he actually did, ठीक है, and B worked 1/3 as efficiently as actually did, ठीक है, 1/3 of the, ठीक है, the work would be completed in 3 days. Find the time for A complete the work alone. हमसे यहाँ पे क्या दिया गया है, A और B है वो किसी वर्क को मिलकर 5 डेज में करते हैं, पर कंडीशन दी है कि A अगर अपनी जो नॉर्मल उसकी इफिशिएंसी है उससे ट्वाइस इफिशिएंसी से वर्क करता है एंड B अपनी नॉर्मल इफिशिएंसी से नहीं 1/3 इफिशिएंसी से वर्क करता है, तो वर्क 3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि A अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन से पॉइंट समझना, A और B मिलकर वर्क कर रहे हैं, 5 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। A की इफिशिएंसी मैं A मानती हूँ क्योंकि कुछ भी गिवन है, और B की इफिशिएंसी B एज्यूम करती हूँ, तो 5 डेज में A और B कितना वर्क कर लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, तो टोटल वर्क हमारे पास इक्विवेलेंट होता है इफिशिएंसी इनटू में टाइम, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, टोटल वर्क के। इफिशिएंसी इनटू टाइम किसके इक्विवेलेंट होता है, टोटल वर्क के। अब देखिए A की इफिशिएंसी A, B की इफिशिएंसी B, तो A और B की टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई, A प्लस B, ठीक है, और उसे किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, टाइम से, ठीक है। A और B ने मिलकर कितने टाइम वर्क किया, 5 डेज, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब यही वर्क सेकेंड कंडीशन से कैसे हुआ है, A अगर अपनी इफिशिएंसी का ट्वाइस कर दे यानी 2A, और B अपनी इफिशिएंसी का 1/3 यानी B/3, तो अब इनकी टोटल इफिशिएंसी ये हो गई, और कितने टाइम में वर्क कंप्लीट हो रहा है, 3 डेज में, तो भी तो वही सेम वर्क होगा ना। इफिशिएंसी इनटू टाइम कर रही हूँ टोटल वर्क, और टोटल वर्क दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है, तो हम इसे इक्वल रख देंगे। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आपके पास आएगा 5A प्लस में 5B, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है, 6A प्लस में 3 से 3 कैंसिल B, ठीक है। तो यहां से A अपॉन B की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर जाएगा तो A आ जाएगा, और ये इधर 4, तो A अपॉन B की वैल्यू इज 4 अपॉन में 1। A और B था क्या, तो A और B, A की इफिशिएंसी एंड B की इफिशिएंसी। अब किसी भी इक्वेशन में आप A और B की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास टोटल वर्क आ जाए। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, A की इफिशिएंसी इज 4 एंड B की इफिशिएंसी इज 1, 5 × 5, टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया है, तो टोटल वर्क इज 25 यूनिट। अब ये वर्क A को अकेले करना है तो कितने टाइम में करेगा, A का टाइम फाइंड करना है। टोटल वर्क इज 25, A पर डे कितनी चेयर बनाता है, 4, ठीक है, तो कितने टाइम में कर देगा, 6/1/4, ठीक है। आंसर इज 6/1/4 जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, a salesman is allowed 5 1/2% commission on a total sale made by him and bonus of 0.5% on a sale over the 10,000. If the total earning is 1990 rupees, ठीक है, find the total sale. पॉइंट समझना, एक सेल्समैन है जिसकी इनकम कैसे बनती है, ठीक है, तो जितनी वो सेल देता है उसका 5.5% एज ए कमीशन एंड बोनस भी 0.5% यानी 0.5% का, पर किस सिचुएशन पे, अगर 10,000 से अबव सेल होगी तो उस पे बोनस नहीं मिलेगा। तो देखिए हम टोटल सेल क्या एज्यूम कर लेते हैं, तो टोटल सेल इज X, ठीक है, तो सेल्समैन की जो अर्निंग होगी, ठीक है, जो अर्निंग होगी सेल्समैन की वो कितनी हो जाएगी, तो सेल्समैन की अर्निंग होगी टोटल सेल का 5.5%, तो क्या है, एज ए कमीशन।
ठीक है, एंड 10,000 पे कोई बोनस नहीं है, तो यानी टोटल सेल में से मैं क्या डिडक्ट कर देती हूँ 10,000, इस पे कोई भी बोनस नहीं है, ठीक है। और इसका मैं क्या फाइंड कर लूंगी 0.5%, ठीक है, इसका मैं क्या फाइंड कर लूंगी 0.5%, वो क्या है आपके पास एज ए बोनस, ठीक है। कंडीशन क्या है, टोटल सेल में से 10,000 पे कोई बोनस नहीं मिलेगा, और ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये हमारे पास अर्निंग के इक्विवेलेंट है। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए x का 5.5 और x का जब मल्टीप्लाई करूंगी 0.5 तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली x का 6% एंड 10,000 का 0.5%, 10,000 का 1% इज 100 और 0.5% इज 50 माइनस का 50, और टोटल हमारे पास सेल्समैन की अर्निंग है कितनी 1990। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इधर आएगा तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2040, किसके इक्विवेलेंट है x के 6%, ठीक है। 6 से सिंप्लीफाई करेंगे 3 टाइम्स 18, 2 रिमेनिंग 24, ठीक है, 4 टाइम्स एंड 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू इज 34,000, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में √2 + 1 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 1 अपॉन में √2 + 1, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो हम इसके कॉन्जिक्यूटिव से, ठीक है, यानी √2 - 1 रिवर्स वैल्यू से एंड √2 - 1 से मैं इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूंगी। मैं एक एक पार्ट को सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपॉन में जो वैल्यू बनेगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो 2 बनता है और 1 का 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन में, और यहाँ पर न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी √2 - 1। तो फाइनल कंक्लूजन क्या बनता है, तो फाइनल कंक्लूजन इज √2 - 1। ऐसे सिमिलर अगर मैं सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करती हूँ ना तो देखिए वो आपके पास क्या होगा 1 अपॉन में √3 प्लस में √2 है, और इसे मल्टीप्लाई सेम √3 - √2 एंड वही सेम डिवाइड भी उसी से सेम वैल्यू से हम डिनोमिनेटर में और सेम वैल्यू से न्यूमरेटर में, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a + b एंड a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, 3 - 2 इज 1, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी √3 - √2। ऐसे सबसे लास्ट वाली वैल्यू को अगर मैं कहूं तो वो आपके पास लास्ट फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो वहां से वो लास्ट फ्रैक्शन बनेगी √100 - √90। अब पॉइंट समझना, अगर मैं इन सारी वैल्यूज को लिखती हूँ, ठीक है, इनकी सिंप्लीफाई फॉर्म लिखती हूँ, तो फर्स्ट वाले की क्या है √2 - 1, सेकेंड वाले की फॉर्म क्या है √3 - √2, ऐसे ये चलती रहेंगी, और लास्ट में क्या आएगा √100 माइनस √90। अब देखिए पॉइंट समझना, क्या वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो ये सारी वैल्यूज आगे कैंसिल आउट होती जाएगी। यहाँ पे क्या रहा -1, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू रह जाएगी, देखिए इस फर्स्ट वाले की सेकेंड वैल्यू और रिमेनिंग रही थी, तो सेकेंड वाले लास्ट वाले की उससे फर्स्ट वैल्यू रिमेनिंग रहेगी जो पड़ी है, यानी फर्स्ट और लास्ट। तो अगर मैं ये देखूं तो ये कंक्लूजन में सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मिड में सिर्फ आपके पास वैल्यू रहेगी -1 प्लस में √100, ठीक है। √100 इज 10 होता है एंड 10 - 1 इज 9 होता है, तो आंसर इज 9। तो इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आएगी 9, यानी आंसर इज 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास द वैल्यू ऑफ 243, ठीक है, की पावर n/5। हमारे पास वैल्यू क्या है, देखिए 243 की पावर n/5, ठीक है, इंटू में 3 की पावर ये क्या है 2n + 1 अपॉन में 9 की पावर n और इंटू में 3 की पावर n - 1। इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम सबको सबसे पहले सिमिलर बेस में कन्वर्ट करेंगे। 343 है तो इसके लिए मैं बेस क्या चूज करूंगी 3, यहाँ पर 9 है इसके लिए बेस भी क्या चूज करूंगी 3। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम आपने 9 क्यों नहीं लिया, अगर यहाँ 9 लेती हूँ तो यहाँ पॉसिबल फिर भी है, यहाँ नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे फिर भी हम एक बार को सोच सकते हैं, पर कहीं पर यहाँ पे आपके लिए 9 बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इस वैल्यू को 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 243 क्या होता है 3 की पावर 5, तो 5n अपॉन में 5 इंटू में 3 की पावर 2n प्लस में 1, और ये आ जाएगा 3 की पावर 2n, ठीक है, इंटू में 3 की पावर n माइनस 1। जब देखिए सेम बेस होता है और पावर मल्टीप्लाई, सेम बेस होता है और मल्टीप्लाई में होती है और उनकी पावर होती है तो वो ऐड हो जाती है। तो पहले हम सिर्फ अपर पार्ट न्यूमरेटर वाली वैल्यूज का सिंप्लीफाई करते हैं, देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, तो क्या रह गया n, और जब मल्टीप्लाई में है तो वो पावर ऐड हो जाती है n प्लस 2n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 1, और बेस में कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2n एंड 3 की पावर n माइनस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n एंड n ऐड होगा तो 3n माइनस 1। अब देखिए जब सेम बेस होता है और वैल्यू डिवाइड में होती है तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा 3 की पावर 3n प्लस 1, ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 3n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर बन, ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर इज 9, तो आंसर इज 9, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 9, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।